हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो यहां पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी दुनिया में वो कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, हमारी जिंदगी में उनका क्या रोल होता है। यानी कि देखो टाइटल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। यानी हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त के रूप में भी काम करते हैं, यानी हमारी मदद भी करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो उनके बारे में हम पूरी तरीके से यहां पर बात समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे पहले तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसकी बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। तो इसी चीज को जरा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बोलता है कि यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। देखो तुम जब अपने आसपास की दुनिया में घूमते हो तो तुमको तरह तरह के जीव जंतु दिखते हैं। जैसे कहीं तुमको कोई पेड़ दिखता है, या फिर तुमको कोई जानवर दिखता है, या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखते हैं। तो ये जो दुनिया है जो तुम देख रहे हो, ये सारे जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, सबको तुम क्या कर रहे हो, आंखों से देख पा रहे हो। लेकिन यहां पर हमारी ही इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका साइज बहुत ही टाइनी होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, वो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या फिर उनको माइक्रोब बोला जाता है। ठीक है, क्यों? सिंपल सी बात है कि भाई ये इनका साइज इतना छोटा है कि इनको हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। अगर ये कितने छोटे होते हैं इसको जरा सा कंपेयर करना है, तुमको समझना है। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर हम लोग साइज कंपैरिजन करें तो हम लोगों का साइज कितना होता है, 1 मीटर। 1 मीटर तो बहुत छोटा हो गया, 1 मीटर से भी ज्यादा 2 मीटर या फिर उसके आसपास हमारा साइज होता है, हमारा हाइट होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में तुमको 100 मिलीमीटर का साइज होता है चिकन एग या फिर ऑस्ट्रिच एग का। उससे छोटा जाओ 1 मिलीमीटर साइज होता है एक फ्रॉग के एग का, या फिर इससे छोटा जाओ 100 माइक्रोमीटर होता है आपका एक प्लांट सेल का साइज। इससे भी छोटा तुम जब जाओगे तो 1 माइक्रोमीटर, समझ गए, ये क्या होता है, आपका होता है बैक्टीरिया का साइज। ये है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके आसपास के साइज के ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। इतने छोटे हैं ये कि इनको हम लोग आंखों से सिंपली देख भी नहीं सकते हैं। इनको देखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तब हम इनको देखने पाएंगे। ये इतने छोटे होते हैं। जैसे एग्जांपल में बताता है कि फॉर एग्जांपल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी season moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches। कहता है कि जब रेनी सीजन आता है तो रेनी सीजन में तुम देखते हो कि कोई ब्रेड है, अगर वो हल्का सा मॉइस्ट हो या फिर उस पर किसी प्रकार से मॉइस्चर आ जाए तो वो तुरंत ही खराब हो जाता है। उसके सरफेस के ऊपर ग्रेइश व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। तो यहां पर जरा तुम देखो तो ये तुमने देखा होगा ब्रेड के साथ कि भाई ब्रेड तुम अपने घर में रखते हो, अगर रेनी सीजन हो गया, मॉइस्चर आ गया, किसी प्रकार से वो हल्का सा भीग गया, कुछ समय के बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर ग्रेस पैचेस आ जाएंगे इस प्रकार से। और इसको जब हम देखते हैं तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि ये ब्रेड अब खराब हो चुका है, हमारे खाने के लायक नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां पर माइक्रोब्स आ चुके हैं, माइक्रोब्स यहां पर डेवलप हो चुके हैं, यहां पर माइक्रोब्स ने अपना घर बना लिया है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे क्या कहता है कि ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर, वेयर डू दिस कम फ्रॉम। तो भाई बात क्या है, बोल रहा है कि जब तुम यहां पर इन चीजों को, ये जो मोल्ड है इसको जब तुम माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की
मदद से देखोगे तो तुमको ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये क्या हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई प्रकार के होते हैं, कई शेप के होते हैं। तो यहां पर देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहां स्पाइरल फॉर्म में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर यहां पर कर्व्ड फॉर्म में भी होते हैं, या फिर यहां पर देखो राउंड फॉर्म में भी होते हैं। अलग अलग फॉर्म में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट शेप होता है। तो यहां पर यही हमारा टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 2.1 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग और बातें यहां पर जानने वाले हैं। ठीक है, यहां पर है एक्टिविटी हमारा 2.1। यहां पर क्या बोलता है? बोलता है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? अब यहां पर क्या बोला कि भैया थोड़ा सा मिट्टी लेकर आओ, और थोड़ा सा मिट्टी तुम जब लेकर के आओगे तो उस मिट्टी को क्या करो, उसमें वाटर डाल दो और उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। कुछ समय के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और फिर उस वाटर का एक ड्रॉप लेकर के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। क्या तुमको ऑब्जर्व करने को मिलेगा? ऑब्जर्व ये करने को मिलेगा कि ये जो वाटर है, जो तुमने वाटर लिया सॉइल से, उसमें क्या तुमको मिलेगा? माइक्रोब्स मिलेंगे। समझ गए? माइक्रोब्स मिलेंगे। तो इससे क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि जो सॉइल है, सॉइल में माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के बाद यहां पर एक और एक्टिविटी कहता है, क्या बोलता है? बोलता है कि टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। जब तुम पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप की मदद से तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि जो पॉन्ड वाटर होता है उसमें भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि हमारे आसपास तुम जब देखोगे, माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे तो तुमको हर जगह पर माइक्रोब्स मिलेंगे। जैसे तुम्हारे आसपास जो टेबल है, चेयर है, किचन है, हर जगह पर तुमको माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं। बस बात इतनी है कि वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम देख नहीं पाते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब यहां पर क्या बोलता है? यहां पर यही बात बोलता है जो कि अभी मैंने आपको समझाया कि दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। यहां पर क्या बोल रहा है कि देखो यहां पर जो वाटर है, जो सॉइल है, जिसको हमने ऑब्जर्व किया, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लेकिन उनमें सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सभी को हम लोग माइक्रोब्स नहीं बोलते हैं। समझ गए? कुछ खास ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कि माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। समझ गए? यहां पर यही बात बोलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्या बोलता है? बोलता है कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। नंगी आंखों से, बिना कोई माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किए बिना हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हैं। यहां पर एग्जांपल में बताता है कि सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे जो ब्रेड पर हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ था, उसको बोलते हैं फंगस। ठीक है, फंगस एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्रेड पर ग्रो होता है। तो फंगस जो है उसको आप आसानी से मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके देख सकते हैं, लेकिन जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, क्योंकि उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। और इसी वजह से इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर माइक्रोब बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। 4 मेजर ग्रुप्स में यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला यहां पर है बैक्टीरिया, उसके बाद है फंजी, उसके बाद प्रोटोजोआ और उसके बाद है अलगी। तो ये 4 प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होंगे इन्हीं को हम लोग माइक्रोब्स बोलते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसके अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म होगा जिसका साइज बहुत छोटा भी हो तो उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है वायरस का।
अब वायरस भी देखो, अगर साइज देखे तो वायरस बहुत ही छोटा होता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बराबर के साइज का होता है या फिर इनसे भी छोटा होता है, लेकिन वायरस को हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई वायरस को हम लोग ऑर्गेनिज्म ही नहीं मानते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जब वायरस को आप ऑब्जर्व करोगे, वायरस को देखोगे, तो वायरस जो है जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है, यानी कि किसी सेल के अंदर होता है, तब वो अलाइव बिहेव करता है, जिंदा जैसा बिहेव करता है, वो रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन जैसे ही वो किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर से बाहर आ जाता है, जैसे यहां पर मान लो कि कोई वायरस अगर हवा में उड़ रहा है, तो वो डेड बिहेव करेगा, वो बिल्कुल मरा हुआ बिहेव करेगा, उसके शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर कर जाएगा, वो अपना एक्शन शुरू कर देगा, अपने सारे बॉडी एक्टिविटीज करने लगेगा। इस वजह से जो वायरसेस होते हैं, इनको हम लोग माइक्रोस्कोपी में मानते हैं। मतलब ये इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको हम लोग नहीं मानते हैं। रीजन क्या है? यहां पर यही चीज कि दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, सेल में जब पहुंचेगा, तभी ये अपना रिप्रोडक्शन करेगा या फिर अपने बॉडी के सारे एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। या भी यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिया है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि वायरसेस से होती हैं, जैसे कि जो कॉमन बीमारियां, जो कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, या फिर जो कफ, कोल्ड कफ वगैरह होते हैं, वो वायरसेस की वजह से होते हैं। समझ गए? जैसे कि इसके अलावा आपका पोलियो या फिर चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां जो होती हैं, वो भी वायरसेस की वजह से होती हैं। तो ये कुछ ध्यान रखना, वायरस क्या होता है, वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यहां पर आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया है। कहता है कि डिसेंट्री, मलेरिया, ये सब जो है ये प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। इसके बाद अगर हम लोग टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, तो आगे चल करके और हमें बात करनी है कि बैक्टीरिया हमें, सॉरी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। यहां पर तो एक दो एग्जाम्पल सिर्फ आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या समझ गए कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 4 कैटेगरी होता है। 4 कैटेगरी कौन कौन से हो गए? तो यहां पर ये 4 कैटेगरी हो गया, बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ, अलगी। इसके अलावा बाकी जो होंगे उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए वायरस हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका वायरसेस, यहां पर आप देख सकते हैं कि वायरसेस, डिफरेंट डिफरेंट वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, इबोला वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा का वायरस हो गया, रेबीज वायरस हो गया, ये सब वायरसेस हैं। इनका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने क्या है? कुछ यहां पर बैक्टीरिया की तस्वीरें दी गई हैं, यहां पर आपको फंजी की तस्वीरें दी गई हैं, अलगी यहां देख सकते हो, ये अलगी है, ये प्रोटोजोआ है, अमीबा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम या फिर एस्परगिलस, ये आपका फंजी का एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगारा अलगी का एग्जाम्पल है। ये सब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेना, याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां रहते हैं, यह सवाल हमसे पूछ रहा है। अब यहां पर देखो क्या बताता है? बताता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम अलगी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज अलगी एंड फंजी। अब यहां पर क्या बोलता है कि देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मतलब कि सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल्ड कौन होंगे? तो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, अलगी भी सिंगल सेल्ड होता है, और प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन यहां पर कुछ अलगी ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, और जो फंजाई होता है वो भी मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर सवाल आता है कि ये लोग रहते कहां हैं? तो भाई सब जगह रहते हैं।
आप कोई भी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे रेगिस्तान में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जी हां बिल्कुल रहते हैं। जंगल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जी हां बिल्कुल रहते हैं। कहीं पर बर्फ है वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हमारे शरीर में भी रहते हैं। कहीं पर अगर तालाब है वहां भी रहेंगे। और भी कोई सिचुएशन आप सोच सकते हो, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यही चीज यहां पर बोलता है कि दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट हार्शली लैंड्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, रहते हैं। कहता है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद आगे बढ़े तो यहां पर हमारे सामने क्या आ गया, अब आ गया टॉपिक नंबर 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। हमने अभी तक बेसिकली समझ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहां रहते हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये सब चीजें समझ गए। अब हमसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेटेड हैं या फिर हमारी जिंदगी में कैसे वो प्रभाव डालते हैं, ये चीज अब हमें समझना है। ठीक है, क्या बोलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। क्या बोलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमको कई प्रकार से मदद करते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और यहां तक कि हमको बीमारियां तक कॉज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बात है, यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यानी कि ऐसे माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो कि हमारे लिए फ्रेंडली हैं, हमको मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको फ्रेंडली माइक्रोब्स को पढ़ने के बाद हम लोग हार्मफुल माइक्रोब्स को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। यहां पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको कई प्रकार से मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में भी करते हैं, जैसे कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, या फिर अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, और भी चीजों के लिए यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारा मदद करते हैं। ठीक है, अब आगे यही चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। जैसे कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका डिकम्पोज करते हैं। कोई जानवर मर गया तो उसकी बॉडी को अगर कुछ दिन तक छोड़ दिया जाए तो कुछ दिन बाद उस जानवर का जो बॉडी है वो गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है, वहां पर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो उस बॉडी को डिके कर देते हैं। कहीं पर कोई प्लांट है वो गिर गया, कुछ समय के बाद वो सड़ करके, गल करके, डिके करके वो खत्म हो जाएगा। कैसे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक प्रकार से क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है उसको डिके कर देते हैं, उसको एक प्रकार से खत्म कर देते हैं। समझ गए? तो यहां पर क्या होता है, यही चीज कहता है कि दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया का यूज मेडिसिन में भी किया जाता है। एग्रीकल्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक प्रकार से सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी यूज करता है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आगे और हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से डिफरेंट यूजेस पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। सबसे पहला यूज हम क्या देखेंगे, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। इसका ये काम कैसे होता है ये जरा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब आपने क्लास 7th में यह चीज पढ़ लिया है कि जो मिल्ड है उसको कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपको एक प्रकार से आइडिया होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो
मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहां पर यही चीज कहता है कि कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या होता है, देखो कर्ड कैसे बनाया जाता है, आपने घर में देखा होगा। तो हम लोग मिल्क लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, मतलब थोड़ा सा वार्म करते हैं, और क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्ड लेकर के उसमें डाल देते हैं। अब कर्ड डालने का क्या मतलब है, कर्ड डालने का मतलब यह है कि उस कर्ड में है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और जब हम उसको मिल्क में डालते हैं तो वो जब मिल्क में पहुंचता है तो मिल्क में पहुंचते ही वो क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देगा, और साथ ही साथ वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। समझ गए? तो यहां पर आप लोग अगर देखो तो यहां पर मिल्क है, उसमें कर्ड थोड़ा सा डाला तो उसमें क्या हुआ, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ गया, वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, और मल्टीप्लिकेशन करके अपनी संख्या बढ़ाएगा, और साथ साथ मिल्क को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बताता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको चीज बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जो चीज आप लोग पिज्जा वगैरह में देखते हो ना, उसमें भी हमारा बैक्टीरिया काम करता है, चीज के फॉर्मेशन में भी। इसके अलावा और भी फूड आइटम्स हैं जहां पर बैक्टीरिया हमको मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो रवा बनता है, सूजी का रवा बनता है, इडली बनता है, भटूरा बनता है, वहां पर भी इनको तैयार करने के लिए, ब्रेड वगैरह तैयार करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें, जो रवा है, इडली है, भटूरा है, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, कर्ड डालते हैं, दही डालते हैं। तो एक प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कर्ड का है वही वहां पर काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और एक प्रकार से हमारा ये जो बनाने का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो यहां पर कहता है कैन यू गेस व्हाई, ऐसा क्यों है कि हम लोग जो हैं कर्ड का यूज करते हैं, या फिर ब्रेड बनाना हो तो ईस्ट वगैरह का यूज करते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं और जो ईस्ट होता है, ईस्ट के बारे में अभी और बातें हमें पढ़नी है। बैक्टीरिया और जो ईस्ट होते हैं वो फर्मेंटेशन का काम करते हैं। जो राइस इडली है, डोसा बैटर है, उसका फर्मेंटेशन करते हैं और उसको एक प्रकार से फुलाने में मदद करते हैं, और उससे हमारा एक प्रकार से जो टेक्सचर हमको चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए इडली का, डोसा का, भटूरा का, वो हमको मिलने पाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको एक्टिविटी 2.3 समझाई जा रही है। एक्टिविटी 2.3 में क्या करना है, एक्टिविटी 2.3 में बोलता है हाफ केजी फ्लावर ले लीजिए, आटा या फिर मैदा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर दीजिए, और उसको उसमें वार्म वाटर से उसको एक प्रकार से मिक्स कर दीजिए, और इसमें हल्का सा ईस्ट पाउडर ऐड कर दीजिए, और इसको नीड करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। और सॉफ्ट डो को एक बर्तन में आप रख दो और उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दो। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको यह चीज ऑब्जर्व होगा। आप क्या करोगे, आपने इस प्रकार से यहां पर नीड करके एक आटा तैयार कर लिया, इसको आपने 2 घंटे छोड़ दिया, तो क्या होगा, 2 घंटे के बाद आप देखोगे इसका साइज फूल करके बड़ा हो चुका है। बड़ा क्यों हो गया है भाई, बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि यहां पर हमने क्या डाला था, यहां पर हमने डाला था ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट यहां पर एक प्रकार से CO2 फॉर्मेशन करता है, CO2 बबल्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे यह डो हमारा फूल जाता है। समझ गए? तो इसी प्रकार से, इसी तरीके से जो ईस्ट है वो हमारा ब्रेड बनाने में मदद करता है। समझ गए? आगे देखें तो यहां पर यही चीज कहता है कि ईस्ट ये काम कैसे करता है भाई, तो बोलता है कि ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब ईस्ट को यहां पर ऐड करते हैं तो यहां पर ईस्ट इसके अंदर पहुंच जाता है, और ईस्ट क्या करता है, रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, और वहां पर रेस्पिरेशन करने के दौरान CO2 जो वो जनरेट करता है काफी लार्ज अमाउंट में, और CO2 के जो बबल्स होते हैं वही डो में भर जाते हैं और उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, उसको फुला देते हैं। समझ गए? इस प्रकार से यहां पर ईस्ट जो है वो बेकिंग इंडस्ट्री में काम करता है ब्रेड्स बनाने के लिए। आप अपने घर में भी अगर केक बनाओगे तो ईस्ट का यूज करोगे, और ईस्ट इसी प्रोसेस के जरिए आपके ब्रेड को फ्लफी बना देगा, ब्रेड को सॉफ्ट बना देगा। समझ गए? तो यहां पर आप समझ गए कि ईस्ट जो है वो कैसे काम करता है। तो एक तरफ हमारा बैक्टीरिया काम कर रहा है, एक तरफ ईस्ट काम कर रहा है, इनका हम लोग यूज कर रहे हैं
अपने फूड आइटम्स को बनाने के लिए। जैसे बैक्टीरिया का हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग कर्ड बनाने के लिए, उसी प्रकार से ईस्ट का हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। इसके बाद यहां पर हमारे सामने क्या आ जाता है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो भाई कॉमर्शियल यूज मतलब क्या हुआ, मतलब कि लार्ज स्केल पर फैक्ट्रियों में हम लोग यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको कि विनेगर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को बनाने के लिए या फिर इसके अलावा इसी प्रकार के और भी चीजें हैं जिनको बनाने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अब एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग अल्कोहल और वाइन की बात करें तो अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में हम लोग किसका यूज करेंगे, ईस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब ईस्ट क्या काम करेगा, कैसे अल्कोहल और वाइन बनाता है, तो हम लोग क्या करते हैं नेचुरल शुगर्स लेते हैं। नेचुरल शुगर कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग यहां पर ग्रेन्स लेते हैं। कौन से ग्रेन, बार्ली ले लेंगे, व्हीट ले लेंगे, राइस ले लेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, इनका एक प्रकार से इनके अंदर जो नेचुरल शुगर होगा, क्योंकि देखो जो भी आप ग्रेन्स देख रहे हो उसमें कुछ अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होता है, नेचुरल शुगर होता है। आपको चीनी जैसा वो मीठा नहीं लगेगा, लेकिन उसके अंदर होता है नेचुरल शुगर। तो इस नेचुरल शुगर को हम लोग ईस्ट की मदद से क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। समझ गए? तो यहां पर क्या होगा, जब ये ईस्ट इनके अंदर प्रेजेंट नेचुरल शुगर का फर्मेंटेशन करेगा, तब वहां पर अल्कोहल, वाइन वगैरह हमारा तैयार होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर फर्मेंटेशन आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यहां पर क्या बोल रहा है कि 500 ml बीकर जो है उसमें 3/4 आप वाटर डाल दो, उसमें 2 से 3 टीस्पून शुगर आप उसमें ऐड कर दो, और उसमें हाफ स्पून ईस्ट पाउडर ऐड कर दो, और यहां पर वार्म प्लेस पर 4 से 5 घंटे तक रख दोगे, तब वहां पर क्या तैयार हो जाएगा, अल्कोहल तैयार हो जाएगा। समझ गए? तो कहता है कि यहां पर इसको स्मेल करोगे तो यहां पर आपको एक अलग प्रकार का पंजेंट स्मेल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलता है कि ये जो स्मेल है, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था 1857 में। ठीक है, अब यहां पर और भी बातें फर्मेंटेशन को जरा सा अच्छे से समझना है। तो यहां पर देखो, फर्मेंटेशन में सिंपली क्या होता है, हम लोग शुगर लेते हैं और शुगर पर ईस्ट का एक्शन होता है, जिससे क्या बन जाता है, जिससे अल्कोहल बनता है और साथ में CO2 जनरेट होता है। अब शुगर जो होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि अलग अलग ग्रेन से हमको शुगर मिल सकता है। तो क्या होगा कि जब हम लोग अलग अलग ग्रेन के शुगर का फर्मेंटेशन कराएंगे तो अलग अलग चीज हमको बनेगा। जैसे कि अगर जूनिपर बेरीज में जो शुगर है उसका फर्मेंटेशन हम लोग कराएंगे तो क्या बनेगा, जिन बनेगा। इसी प्रकार से हॉप्स जो है, हॉप्स एक प्रकार का ग्रेन होता है, इसके शुगर का फर्मेंटेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, बियर बनेगा। शुगर केन से जो शुगर मिलता है हमको, उसका फर्मेंटेशन करेंगे तो रम बन जाएगा। व्हीट के शुगर का फर्मेंटेशन करने पर वोडका बनेगा। एप्पल के शुगर का फर्मेंटेशन करेंगे तो साइडर बनेगा। ग्रेप का फर्मेंटेशन करेंगे तो वाइन बनेगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के शुगर का फर्मेंटेशन करने से हमको अलग अलग प्रकार का अल्कोहल मिलता है। समझ गए? और यह सारा प्रोसेस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है। फर्मेंटेशन किसने खोजा था, लुईस पास्चर ने 1857 में। यह भी जरा सा आप ध्यान रखना। इसके बाद यहां पर हम लोग आगे बात करें तो यहां पर हमारे सामने क्या आ जाएगा, अगला यूज आ जाएगा मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम लोग मेडिसिन वगैरह बनाने में भी करते हैं। ठीक है, कहता है कि whenever you fall ill the doctor may give you some antibiotic tablet, capsule और injection such as of penicillin। तो जब आप बीमार होते हो
तो आपको क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है। हो सकता है कैप्सूल दिया जाए, हो सकता है टैबलेट दिया जाए, या फिर आपको इंजेक्शन भी दिया जाए। तो ये जो आपको एंटीबायोटिक्स होते हैं ये बनते कहां से हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, समझ गए। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, समझ गए। कहता है कि द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन है इनका सोर्स कहां से आता है भाई, कहां से ये हमको मेडिसिन मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब ये क्यों मिलते हैं, इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, रीजन है कि ये जो मेडिसिन होते हैं ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को खत्म कर देते हैं। कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में डिजीज कॉज कर रहा है उसके ग्रोथ को खत्म कर देंगे या फिर उसको खत्म कर देंगे, जिससे कि हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होंगी। और इस प्रकार के मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। कहता है कि these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। तो यहां पर क्या है, आज के समय में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं बैक्टीरिया और फंजी का यूज करते हुए, जिसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब कुछ एग्जांपल हैं एंटीबायोटिक्स के जो कि आज के समय में हम लोग यूज करते हैं, समझ गए। इनको हम लोग एक तरीके से फंजी और बैक्टीरिया से बनाते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। कहता है कि द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीजेस। जो यहां पर ये एंटीबायोटिक्स हैं ये कुछ खास प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को खत्म कर देते हैं, ग्रोथ नहीं होने देते हैं। कहता है कि एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विथ द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इंफेक्शन इन एनिमल्स। तो यहां पर बात क्या है भाई कि माइक्रोबियल इंफेक्शन जो है वो सिर्फ ह्यूमंस को नहीं होता बल्कि एनिमल्स को भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो इसलिए उनको भी ठीक करने के लिए, उनकी बीमारी को खत्म करने के लिए हम लोग यहां पर एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, समझ गए। अब यहां पर एंटीबायोटिक की खोज कैसे हुई थी ये जरा सा समझो यहां पर। तो यहां पर क्या हो रहा था कि 1929 में एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे थे, उसके कल्चर पर पढ़ रहे थे, ठीक है। अब अचानक से वो बहुत सारे माइक्रोब्स को स्टडी कर रहे थे और अचानक से क्या देखते हैं कि यहां पर एक ग्रीन मोल्ड उनके पास था भाई, बहुत सारे माइक्रोब्स ला करके उन्होंने रखा था। तो उसमें से एक यहां पर माइक्रोब था कि जो कि ग्रीन कलर का था, ग्रीन मोल्ड था। क्या हुआ कि जहां पर ग्रीन मोल्ड डेवलप हुआ वहां पर उन्होंने देखा कि दूसरे जो बैक्टीरिया थे उनका ग्रोथ नहीं हो रहा था, दूसरे बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो रहे थे। तो इनको यहां पर यह समझ में आया कि ये जो हमारा ग्रीन मोल्ड है जिसको कि पेनिसिलिन बोला जाता है, ये क्या करता है, दूसरे माइक्रोब्स को किल कर देता है या फिर उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो पेनिसिलिन मेडिसिन है उसका सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था। एंटीबायोटिक सबसे पहला यहां पर पेनिसिलिन से बना था और उसके बाद जब इसके बारे में लोगों को जानकारी हो गई तब वहां पर धीरे धीरे क्या किया गया, धीरे धीरे डिफरेंट टाइप ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर स्टडी किया और अलग अलग प्रकार के यहां पर एंटीबायोटिक्स को डेवलप किया गया, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद आगे बढ़े तो आगे क्या बोलता है कि यहां पर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं बीमारियों को खत्म करने के लिए, इन एंटीबायोटिक्स का जो यूज है उसको हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के सलाह पर ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी हम लोग एंटीबायोटिक ले लें और कभी भी छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जब डॉक्टर बोले तभी आप क्या करेंगे, एंटीबायोटिक को कंज्यूम करेंगे। और साथ ही साथ आप जब भी एंटीबायोटिक लेंगे तो जो उसका पूरा कोर्स है, कोर्स कहने का मतलब कि डॉक्टर आपको बोलेगा 3 दिन तक खाना है तो आपको 3 दिन तक ही खाना है, तभी वो एंटीबायोटिक आपके ऊपर असर करेगा। और साथ ही साथ अगर आप बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक खाएंगे तो कुछ समय के बाद आपके शरीर पर एंटीबायोटिक का असर होना खत्म हो जाएगा, आपके शरीर के ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, बीमारियां आपको दूर नहीं भगाने पाएगा। इसलिए यहां पर एंटीबायोटिक्स का यूज जो है वो सोच समझ करके करना चाहिए।
अब यहां पर इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद आ जाता है वैक्सीन। अब ये वैक्सीन क्या चीज है, वैक्सीन को जरा सा हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहां पर क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझो कि हमारा शरीर जो है वो किसी बीमारी से कैसे लड़ता है, कैसे फाइट करता है। तो यहां पर क्या होता है कि मान लो कोई बीमारी है, जैसे कोई भी बीमारी है, कोई वायरस है, कोई बीमारी है, उसने हमारे शरीर में एंटर किया। हमारे शरीर में जब वो एंटर करता है तो हमारा शरीर जो है एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी मतलब कि एक प्रकार से आप समझ सकते हो, केमिकल समझ सकते हो, या फिर एक प्रकार की चीज समझ सकते हो जो ये वायरस है या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे फाइट करेगा, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी हमारा शरीर बनाएगा। अब ये एंटीबॉडी जो है वो जा करके इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करेगा और इसको यहां पर हमारे शरीर से खत्म करेगा और हमारा शरीर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई वायरस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर करता है तो उस वायरस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए हमारा शरीर स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाता है और यहां पर उसको खत्म कर देता है। और फिर जब एक बार हमारा शरीर उस बीमारी को, उस वायरस को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना सीख जाता है, खत्म करना सीख जाता है, तो अगली बार जब इस वायरस का अटैक होगा तो हमारे शरीर पर असर नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाना सीख गया है जो इस वायरस को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यह तो नेचुरल तरीका है हमारे शरीर का बीमारियों से फाइट करने का। तो यहां पर वैक्सीन कैसे काम में आता है। अब यहां पर क्या होता है कि देखो, यहां पर जो भी हमारे शरीर में वायरसेस आते हैं या फिर वायरसेस का अटैक होता है वो जानलेवा कई बार होता है, हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है और वो हमारे शरीर को एक तरीके से खत्म कर सकता है या फिर बहुत कमजोर कर सकता है। तो यहां पर जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने दिमाग लगाया कि जो ये वायरस है या फिर जो भी ये एक प्रकार से फॉरेन चीज है, जो भी चीज है जो कि हमारे शरीर को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको लिया, इस वायरस को पकड़ा, इस वायरस को पकड़ करके इसको कमजोर बना दिया या फिर इसको मार दिया और इसको मार करके इसके डेड बॉडी को हमारे शरीर में डाल दिया या फिर इसको कमजोर कर दिया, वीक कर दिया और वीक करके हमारे शरीर में डाल दिया। ऐसा क्यों किया? अगर ये डेड होगा या फिर ये वीक होगा तो हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर को उतना नुकसान नहीं पहुंचाने पाएगा और साथ ही साथ हमारे शरीर में जब ये डेड या फिर वीक ये वायरस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचेगा हमारे शरीर में, तब हमारा शरीर एंटीबॉडी तो बनाएगा, एंटीबॉडी बनाना हमारा शरीर सीख जाएगा। तो जब यहां पर हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेगा तब इस वायरस से फाइट करना सीख जाएगा, बिल्कुल सीख जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि जब अगली बार एक स्ट्रॉन्ग वायरस आएगा या फिर स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा यही सेम टू सेम हमारे शरीर में, तब हमारे शरीर के पास पहले से एंटीबॉडी होगा और हमारे शरीर पर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वायरस का असर नहीं होगा। इस प्रकार से यहां पर जो वैक्सीन है ये काम करता है, समझ गए। अब यहां पर जरा सा पढ़ लेते हैं हमारा एनसीईआरटी क्या बोलता है। कहता है कि व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। अब यहां पर क्या है भाई, हमारे शरीर में जब कोई भी डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर करता है तब वहां पर हमारा शरीर क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। एंटीबॉडी बनाता है ताकि वो जो इन्वेडर है उससे फाइट कर सके। अब यहां पर जब एक बार बॉडी ने एंटीबॉडी बना लिया तब वो याद रखता है कि कौन से वायरस के लिए कौन सा एंटीबॉडी लगेगा। हमारे शरीर में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उस एंटीबॉडी को बना करके तैयार रखता है। तो यहां पर क्या होता है, ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, नॉर्मल जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी क्या है भाई, मेंटोस जिंदगी मतलब कि एक तरीके से वैक्सीन कैसे काम करता है। तो यहां पर क्या किया जाता है
कि अगर डेड या फिर वीक माइक्रोब को हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो हमारा बॉडी उस डेड या फिर वीक माइक्रोब से फाइट करेगा, डेड या फिर वीक माइक्रोब से फाइट करेगा और उसको किल कर देगा, खत्म कर देगा। और उसको खत्म करने के लिए क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। अब एंटीबॉडीज बना दिया तो एंटीबॉडी बनाना सीख गया है हमारा शरीर, और एंटीबॉडी बनाना सीख गया है तो हमारे शरीर में ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, और जब अगली बार उस माइक्रोब का अटैक होगा तब हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होगा। हमारा शरीर जो है उस बीमारी से डील कर लेगा, उस माइक्रोब को डील कर लेगा। तो इस प्रकार से यहां पर यह वैक्सीन काम करता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको कि वैक्सीन से आज के समय में खत्म कर दिया गया है, हम लोगों को नहीं होती हैं। लेकिन पहले के जमाने में जब ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं थे तब बहुत बड़े स्तर पर लोगों को ये बीमारियां होती थी, जैसे कि कलरा हो जाता था, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियां थी जो बहुत प्रिवेलेंट थी। लेकिन आज के समय में वैक्सीन की वजह से इन बीमारियों को हम लोग सक्सेसफुली रोक पाते हैं। समझ गए? तो यहां पर वैक्सीन की खोज किसने की थी? वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी 1798 में। सबसे पहले इन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इन्होंने खोजा था। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या बोलता है? बोलता है कि इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। आप जब बच्चे थे तब आपको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए गए थे ताकि आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे बचाया जा सके। तो क्या आप ऐसे डिजीजेस का लिस्ट दे सकते हैं जिनका कि वैक्सीन आपको दिया गया था? तो भाई यहां पर अगर देखो तो यहां पर यह पूरा चार्ट है कि जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग एज पर अलग अलग वैक्सीन्स लगाए जाते हैं ताकि एक प्रकार से उनको अलग अलग बीमारियों से बचाया जा सके। समझ गए? तो यहां पर आप देखो कि यहां पर कौन कौन सा वैक्सीन कौन कौन से एज में बच्चों को लगाया जाता है। समझ गए? और अगर आज के समय में देखें तो आज के समय में जो सभी बच्चे होते हैं सभी को सभी वैक्सीन्स लगाए जाते हैं ताकि जो तरह तरह की बीमारियां हैं उनसे इन बच्चों को बचाया जा सके। अब यहां पर कहता है कि जो नेसेसरी वैक्सीन्स होते हैं वो सभी हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, सभी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं, सभी जगहों पर लोगों को जानकारी दी जाती है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर वैक्सीन्स वगैरह लगाएं। तो इसके लिए आप जो है अपने आसपास देख सकते हो कि जो भी बच्चा, अगर कोई छोटे बच्चे का जन्म होता है तो आपके घर में या फिर अगल बगल, तो आप देखोगे कि उनको कुछ समय के बाद ले जाकर के वैक्सीन्स लगवाए जाते हैं। समझ गए? जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो पोलियो का वैक्सीन लगाया जाता है पल्स पोलियो प्रोग्राम के जरिए ताकि यहां पर बच्चों को पोलियो बीमारी से बचाया जा सके। समझ गए? अब यहां पर देखें स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया, पूरी दुनिया में वैक्सीन लोगों को लगाया जा सका। इससे क्या हुआ? आज के समय में स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है वो शायद ही किसी की होती है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको स्मॉल पॉक्स होता है। कहता है कि these days vaccines are made on large scale from microorganism to protect humans and other organism from several diseases। आज के समय में वैक्सीन बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाता है ताकि लोगों को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर इन बीमारियों से बचाया जा सके। अब यहां पर अगला जो हमारा यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो क्या है? सॉइल फर्टिलिटी, फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब यहां पर देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपने पीछे क्लास में पढ़ा था। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं? हमारा जो प्लांट है, लेगुमिनस प्लांट है, उनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करते हैं, मतलब कि ऐसा कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जिनको कि प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि प्लांट जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, सॉल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं? ये यहां पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के सॉल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है? क्लीनिंग द एनवायरमेंट। जो हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एनवायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या बोलता है कि बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर।
बूझो और पहेली ने स्कूल के गार्डनर को मैन्योर बनाते हुए देखा था। अब यहां पर क्या होता है, मैन्योर कैसे बनता है भाई? मैन्योर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लांट वेस्ट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, यहां पर और जो भी वेस्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब कि प्लांट बेस्ड वेस्ट है या फिर एनिमल वेस्ट है, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसको यहां पर हम लोग एक पिट में एक गड्ढा बना करके उसमें डाल देते हैं और वहां पर कुछ समय तक उसको छोड़ देते हैं। तो वहां पर क्या होगा, जो ये हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है ये कुछ समय के बाद डिकम्पोज हो जाएगा और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो काम है, डिकम्पोजिशन का काम है, ये कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं। और माइक्रोब्स जो ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, मैन्योर बनाने का काम करते हैं, इस प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल हमारा तैयार होता है उस वेस्ट मटेरियल को एक प्रकार से खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। समझ गए? तो यहां पर जैसे देखो, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको कुछ समय तक छोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, इस प्रकार का मैन्योर हमारा बन जाएगा, जिसको कि हम लोग खेतों में डाल सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या है, यहां पर एक्टिविटी 2.5 बोलता है, क्या बोलता है कि आप दो पॉट लो, दो पॉट में दोनों में हाफ भर दो सॉइल से, दोनों को ए और बी नाम दे दो। एक पॉट में, ए पॉट में प्लांट वेस्ट रखो और बी पॉट में आप क्या रखो, पॉलिथीन बैग, एम्प्टी बोतल वगैरह रख दो। इन दोनों को 3-4 हफ्तों तक ऑब्जर्व करो। क्या आप ऑब्जर्व करोगे, क्या डिफरेंस आपको दिखेगा? डिफरेंस ये दिखेगा कि जो पॉट ए था उसमें जो भी चीजें आपने रखी थी वो सब क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन वहीं पर जो हमारा पॉट बी था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि यहां पर जो पॉट बी है उसमें क्या है भाई, प्लास्टिक्स वगैरह हैं जिनके ऊपर माइक्रोब्स काम नहीं करते हैं, उनको डिकम्पोज ये नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो यहां पर ये चीज आप समझ गए। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड, यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। आप देखते हो कि कई बार क्या होता है, कई जगहों पर कोई पेड़ गिर गया या फिर कहीं पर कोई जानवर मर गया, कहीं पर जानवर का कोई डेड बॉडी है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, पेड़ को भी छोड़ दिया जाए, जानवर को भी छोड़ दिया जाए, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, वो जानवर का बॉडी वहां से गायब हो जाएगा खुद ब खुद, वो पेड़ वहां से गायब हो जाएगा, छोटा प्लांट है तो वो भी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन बॉडीज के ऊपर काम करते हैं, एक्शन करते हैं और उनको डिके कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। समझ गए? और वहां से उनको गायब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यही चीज कहता है कि दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट of plant and animal, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. ये जो हमारा एक प्रकार से जो भी वेस्ट था वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा मैन्योर जैसा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा और सॉइल में न्यूट्रिशन के रूप में ऐड हो जाएगा और वहां पर जो भी प्लांट ग्रो होगा उस न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर लेगा। समझ गए? कहता है कि दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो भी स्मेली और हार्मफुल सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे सामने आ जाता है अगला हिस्सा इस चैप्टर का, जो कि क्या है, जो कि है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने अभी तक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर ली कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी मदद कैसे करते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं, हमको नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। तो यहां पर इनके बारे में कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए कई प्रकार से हार्मफुल होते हैं। कहता है सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे कि हमको भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, प्लांट्स में भी बहुत सारी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। उसी प्रकार से डिफरेंट एनिमल्स में जो बीमारियां होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। कहता है कि सच डिजीज कॉजिंग
सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। यानी कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, डिजीज होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग पैथोजेन बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर, लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। तो देखो यहां पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको कई प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करेंगे? हमको बीमारी कॉज करेंगे। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमको बीमारी कॉज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड को स्पॉइल कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोथ, लेदर वगैरह को स्पॉइल कर देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। मतलब कि ह्यूमंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज कॉज होती है उनके बारे में जरा सा हम लोग यहां पर डिटेल में बात कर लेते हैं। कहता है कि पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। अब यहां पर बात यह है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको बीमारी कॉज करने वाला है, डिजीज कॉज करने वाला है, वो हमारे शरीर में आएगा कैसे? तो हमारे शरीर में वो किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे जो एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं उसके जरिए आ जाएगा, जो वाटर हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं उसके जरिए आ जाएगा, या फिर जो फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड के जरिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में पहुंच जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कई बार क्या होता है, दूसरे जो एनिमल होते हैं या दूसरे पर्सन होते हैं, जब उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम आते हैं तो उनके शरीर में वो डिजीज प्रेजेंट होता है, उनके शरीर पर वो डिजीज पैथोजेन प्रेजेंट होता है, वो हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर यह हुआ कि दूसरे पर्सन या फिर कोई दूसरा एनिमल है वो कैरी करके हमारे शरीर तक इन पैथोजेंस को पहुंचा भी सकता है। अब यहां पर कहता है कि माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर और फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अब यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास डिजीज दो प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कहने का मतलब क्या हुआ? वैसा डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, वो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या हुआ? वैसा डिजीज जो कि एक पर्सन को हो गया तो उसी पर्सन में रहेगा, दूसरे पर्सन को वो चीज नहीं होगी। तो यहां पर क्या हो गया? कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो यहां पर जो माइक्रोबियल डिजीज होते हैं वो जनरली कम्युनिकेबल टाइप की होती है, कुछ माइक्रोबियल डिजीज होते हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। अब यहां पर ये ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं? तो यहां पर देखो क्या होता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हो सकते हैं कई अलग अलग तरीके से। जैसे कि हम लोग अगर किसी पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तब वहां पर पहुंच जाएगा, या फिर एयर के जरिए, या फिर यहां पर इनडायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए, मतलब कि कोई सामान हमने छुआ, ग्लास या फिर कोई कप हमने छुआ, उसमें कोई हमारे जरिए वहां तक पहुंच गया ये माइक्रोब और वहां से दूसरे पर्सन में पहुंच गया। या फिर फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, फूड के जरिए, या फिर जो कैरियर्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को कैरी करते हैं। यानी कि यहां पर क्या हुआ, पैथोजेन आया, कैरियर, जैसे कि जो कुत्ता होता है या बिल्ली होती है उसमें जो रेबीज वायरस होता है, तो वहां पर क्या होगा, रेबीज वायरस है तो उसकी वजह से बीमारी हो रहा है, लेकिन उसको कैरी कौन कर रहा है? उसको कैरी कर रहा है यहां पर ये डॉग। इसी प्रकार से जो हमको बीमारी होती है, मलेरिया होती है, वो होता है किसकी वजह से? प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बीमारी हम तक पहुंचाता कौन है? मलेरिया पहुंचाता कौन है? तो मॉस्किटो पहुंचाता है। तो यहां पर मॉस्किटो क्या हो गया? हमारा कैरियर हो गया। तो यहां पर आप समझ रहे हो क्या बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है कि देखो, सबसे पहली बात क्या हो गया कि भाई वैसे डिजीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच सकते हैं किसी भी माध्यम से, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया? कलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक पहुंचाने वाला अगर कोई इंसेक्ट है या फिर एनिमल है तो उस इंसेक्ट या एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरियर ऑफ डिजीज बोलेंगे। मतलब कि जैसे रेबीज वायरस होता है, रेबीज वायरस को डॉग एक प्रकार से कैरी करता है। जिस भी डॉग को रेबीज हो गया वो क्या होगा? रेबीज वायरस उसके अंदर आ जाएगा, और वो डॉग जब किसी भी पर्सन को बाइट करेगा तो वो क्या
क्या करेगा, रेबीज वायरस को उस तक ट्रांसफर कर देगा। इसी प्रकार से जो मॉस्क्यूटो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, वो प्रोटोजोआ को कैरी करता है, यानी कि जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, वो जो मॉस्क्यूटो है उसके पास क्या है, वो प्रोटोजोआ है, यानी जिसकी वजह से मलेरिया होता है, वो माइक्रोब है। और वो जहां जहां मॉस्क्यूटो जाकर के जिस जिस पर्सन को बाइट करेगा उस पर्सन तक उस माइक्रोब को वो पहुंचा देगा। तो यहां पर वैसे इंसेक्ट या फिर वैसे एनिमल्स जो कि इन बीमारियों को, इन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को कैरी करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग एग्जांपल में बात करें, जो हाउस फ्लाई होता है वो एक प्रकार का कैरियर होता है। जो हाउस फ्लाई है, मक्खी है, वो जाकर के बाहर किसी गंदी जगह पर बैठेगा, गंदगी पर बैठेगा, वहां पर वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होगा और वहां से उसको कैरी करके आएगा, हमारे घर में हमारे खाने पर बैठ जाएगा और यहां पर हमारे पानी में बैठ जाएगा। उससे क्या होगा, वो उस पैथोजेन को हमारे पास तक ला रहा है, हम तक ला रहा है। समझ गए? इसीलिए आप देखते हो कि हर जगह ये बात बोली जाती है कि जो भोजन है, फूड है, उसको हमेशा ढक करके रखो ताकि उस पर किसी भी प्रकार का कोई इंसेक्ट वगैरह आकर के ना बैठे, कोई हमारा माइक्रोब वहां तक ना पहुंचे। समझ गए? यही चीज बोलता है कि द फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। जब कोई भी हाउस फ्लाई या कोई भी दूसरा फ्लाई जाकर के गार्बेज पर बैठता है या एनिमल एक्सक्रीटा पर जाकर के बैठता है, तो वहां पर जो भी आपका पैथोजेन प्रेजेंट है वो उस हाउस फ्लाई या फ्लाई के बॉडी पर अटैच हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा। और जब ये फ्लाई आकर के फूड पर बैठेगा तो वो पैथोजेंस को हमारे फूड में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का फूड अगर खाता है तो उसको क्या हो जाएगा, तुरंत ही तुरंत बीमारी हो जाएगी, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए क्या बोला जाता है कि अनकवर्ड फूड आइटम्स को नहीं खाना चाहिए, फूड आइटम्स को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। इसके बाद कैरियर का दूसरा एग्जांपल क्या दिया गया है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, जो कि आपका मलेरिया जो कॉज करने वाला प्रोटोजोआ है उसको कैरी करता है। इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। मैंने प्लाज्मोडियम नाम नहीं बताया था। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से क्या होता है, हमको मलेरिया होता है। ठीक है, इसको कैरी कौन करता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो कैरी करता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर डेंगू वायरस जो है उसको कैरी कौन करेगा, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। तो ये थोड़ा यहां पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि किस चीज का कैरियर कौन है, ये थोड़ा सा जरा सा याद रखना। कहता है कि हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू का स्प्रेड हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए बात है कि जितने भी मॉस्क्यूटोज होते हैं वो कहां ब्रीड करते हैं, वाटर में ब्रीड करते हैं। इसलिए कहीं पर अगर वाटर कलेक्ट हो रहा है तो उस वाटर को कलेक्ट हम लोग नहीं होने देंगे। जैसे कि कहीं पर कूलर है, टायर है, फ्लावर पॉट है, उसमें वाटर जमा नहीं होने देंगे। उस प्रकार से हम लोग जो है मॉस्क्यूटो के ब्रीडिंग को रोक सकते हैं, ग्रोथ को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग मॉस्क्यूटो नेट यूज कर सकते हैं। समझ गए, जिससे कि हम लोग को मॉस्क्यूटो काटे ना। इसके अलावा मॉस्क्यूटो रिपेलेंट जो क्रीम्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि मॉस्क्यूटो को से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको एक पूरा लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन सा बीमारी जो है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया की वजह से, ये एयर से एयर ट्रांसफर होता है। मीजल्स होता है वायरस की वजह से, एयर टू एयर ट्रांसमिशन होता है इसका। चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है, एयर या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से होता है। पोलियो वायरस की वजह से होता है, एयर या फिर वाटर के जरिए होता है। ठीक है, समझ गए। अब यहां पर इसी प्रकार के जितने भी नाम बताए गए हैं, इन सब नाम का जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आप यहां पर देख लो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लो, प्रिवेंटिव मेजर देख लो। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसको जरा सा याद कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। समझ गए। अब यहां पर इसके बाद बात करते हैं तो हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं। कहता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स।
बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल्स में भी बीमारी करते हैं, जैसे कि जो एंथ्रेक्स है वो एक प्रकार का डिजीज है जो कि ह्यूमंस में भी होता है और कैटल में भी होता है, और ये बैक्टीरियम की वजह से होता है। इसके अलावा फूड एंड माउथ डिजीज होता है कैटल में, जो कि होता है वायरस की वजह से, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं भाई, कुछ नाम है यहां पर दिए हुए, ठीक है। कहता है कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो यहां पर जो ये प्लांट्स हैं इनके ऊपर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है तो क्या होता है, इनका जो यील्ड है वो कम हो जाता है। यहां कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे साइट्रस कैंकर जो है वो होता है आपको बैक्टीरिया की वजह से, वो एयर टू एयर ट्रांसमिट होता है। रस्ट ऑफ व्हीट फंजी की वजह से होता है, एयर और सीड्स के जरिए होता है। येलो ऑफ मोजेक ऑफ भिंडी, भिंडी यानी ओकरा में होता है, ये वायरस की वजह से, इंसेक्ट से ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये कुछ आपको क्या हो गए, इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेस हो गए जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद हमारे सामने अगला टॉपिक क्या आ जाता है, अगला टॉपिक क्या है, फूड पॉइजनिंग। ये क्या चीज है भाई, ये चीज सिंपल सी बात है कि देखो जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड कई बार हमारे लिए पॉइजन के रूप में काम करने लगता है। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि देखो जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं अगर उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर डेवलप हो जाए तो वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, फूड को एक तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंस वहां पर जनरेट कर देते हैं फूड में, और उस फूड को जब हम लोग कंज्यूम करेंगे तो वो फूड हमको नुकसान पहुंचाएगा, हमको हानि पहुंचाएगा। जैसे कि यहां पर एक कहानी बताई गई है कि बूझो अपने दोस्त के घर पार्टी में जाता है और वहां पर कई प्रकार के फूड आइटम खाता है, और जब वो वापस घर पहुंचता है तो वो उल्टियां करने लगता है और उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में उसको बताया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि उसको जो प्रॉब्लम हुई वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई, फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। अब यहां पर फूड पॉइजनिंग होता क्या है भाई, फूड पॉइजनिंग सिंपल सी बात है कि कोई फूड है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमला हो गया और उसकी वजह से फूड स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, और जब उस फूड को हम लोग कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए एक प्रकार से पॉइजन का काम करेगा, हमारे तबीयत को वो खराब कर देगा। तो ये सिंपल सी बात है फूड पॉइजनिंग की, ठीक है। कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पर ग्रो होते हैं वो कई बार वहां पर फूड पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट करते हैं, और उस फूड को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारी तबीयत जो है वो खराब हो जाती है, और यहां तक कि लोगों की डेथ भी हो सकती है इस चीज की वजह से। इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम क्या करें, फूड को प्रिजर्व करें कि फूड खराब ना हो। जैसे कि हम लोग फूड को सही तरीके से प्रिजर्व करेंगे तब वो ठीक रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग दूध को क्या करते हैं, बॉईल कर देते हैं, या फिर जो हम लोगों को खाना रखना होता है एक अगले दिन खाने के लिए उसको हम लोग फ्रिज में डाल देते हैं। इसी प्रकार से जो अचार रखा जाता है, पिकल्स रखे जाते हैं, उसमें ऑयल डाल करके रखा जाता है ताकि वो ज्यादा दिनों तक खराब ना हो, उस पर किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमला ना हो। तो यहां पर यही चीज अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाता है। टॉपिक नंबर क्या है, 2.5 फूड प्रिजर्वेशन, यानी जो फूड है उसको हम लोग प्रिजर्व कैसे करेंगे ताकि वहां पर उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमला ना हो, उससे हम कैसे फूड को बचाएंगे, ये चीज यहां पर हम लोग समझते हैं। कहता है कि इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था, फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, वो चीज हमने देखी थी। लेकिन यहां पर जो कुक्ड फूड है, पका हुआ फूड है, उसको हम लोग घर पर कैसे प्रिजर्व करेंगे, इसको यहां पर हम लोग समझ सकते हैं। आपको यहां पर चैप्टर के शुरुआत में भी बताया गया था और आपको ऐसे भी पता होगा कि जब ब्रेड को हम लोग छोड़ देते हैं, अनयूज्ड छोड़ देते हैं मॉइस्ट कंडीशन के दौरान, यानी वहां पर थोड़ी मोड़ी नमी हो हवा में, जो कि हमेशा लगभग होती है, तो उससे क्या होगा, वहां पर फंगस का अटैक हो जाएगा उस ब्रेड के ऊपर और वहां पर फंगस का ग्रोथ हो जाएगा और वो ब्रेड हमारे लिए खाने लायक नहीं रहेगा। समझ गए? यहां पर क्या होता है, यहां पर सिंपली इसी प्रकार से जो दूसरे फूड आइटम्स हैं वहां पर भी जब उनको हम लोग ओपन छोड़ देते हैं और एक मॉइस्ट कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में रख देते हैं, तो उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमला हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन फूड आइटम्स के ऊपर
ग्रो कर जाते हैं और वहां पर उस फूड को स्पॉइल कर देते हैं, वो फूड कंज्यूम करने के लायक नहीं होता। और जब कोई भी फूड स्पॉइल हो जाता है तो वहां पर उसमें से बैड स्मेल आता है, उसका बैड टेस्ट हो जाता है और साथ ही साथ कलर भी हम लोग यहां पर चेंज देख पाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाता है कि कोई फूड स्पॉइल हुआ है या नहीं, क्योंकि उसमें बैड स्मेल आएगा, टेस्ट उसका बैड हो जाएगा, कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर पहेली की कहानी है। पहेली क्या बोलती है? पहेली ने कुछ मैंगोज लिए थे लेकिन उनको वो खा नहीं पाई कुछ दिनों के बाद में उसको पता चला कि उसके जो मैंगोज थे वो स्पॉइल हो गए और सड़ गए। लेकिन वो देखती है कि उसके जो मैंगोज हैं, मैंगो के जो पिकल्स हैं जो उसकी दादी ने बनाए हैं, वो कई दिनों से सड़ नहीं रहे हैं, बहुत लंबे समय तक टिक रहे हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिंपली इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो दादी है वो फूड प्रिजर्वेशन का तरीका अपनाती है। तो यहां पर कई तरीके से हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और कई मेथड जो है वो जनरली यूज भी किए जाते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट केमिकल का यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे कि हमारे पास होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। जो भी आप फूड आइटम यहां पर देख रहे हो, इस प्रकार से पैकेज्ड फूड आइटम्स आते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको अच्छा लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने के लिए इनमें ऐड किया जाता है प्रिजर्वेटिव, जो कि एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि इन फूड आइटम्स को स्पॉइल होने से रोक देता है। इसी प्रकार से जब सॉल्ट्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, इनको भी एक प्रकार से यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार से फूड को स्पॉइल होने से रोकते हैं। तो यहां पर जैसे एग्जांपल के लिए जो पिकल्स हम लोग तैयार करते हैं उसमें हम लोग सॉल्ट या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, विनेगर वगैरह डाल देते हैं, ताकि वहां पर माइक्रोब्स का ग्रोथ रोका जा सके। इसी प्रकार से जो सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है, ये बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं जिनको कि फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इनको जैम, स्क्वैशेस में भी यहां पर यूज किया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं अपने फूड आइटम में, उसका भी यूज करके फूड का प्रिजर्वेशन किया जाता है। जैसे कि जो मीट होता है, फिश होता है, उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। यहां पर क्या किया जाएगा? मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट से कवर कर दिया जाएगा। जैसा कि यहां पर मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, तो यहां पर देखो, जैसे ये फिश है, इसके ऊपर क्या किया गया? इसको सॉल्ट से कवर कर दिया गया। यहां पर पिकल तैयार किया गया, उसमें सॉल्ट डाल दिया गया। यहां पर देखो पिकल है, पूरी तरीके से सॉल्ट से भर दिया गया। इससे क्या होगा? इससे जो ये हमारा फूड आइटम है ये खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद यही चीज कहता है कि ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्राई सॉल्ट में मीट और फिश को कवर कर देते हैं। इसके साथ ही जो आंवला होता है, रॉ मैंगोज होते हैं, टैमरिंड होते हैं, इनको भी प्रिजर्व करने के लिए हम लोग सॉल्ट का यूज करते हैं। इसके बाद देखो अगला क्या है? प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर का यूज करके भी हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि जो जैम्स होते हैं, जेलीज होते हैं, स्क्वैशेस होते हैं, इनको हम लोग शुगर की मदद से प्रिजर्व करते हैं। शुगर क्यों भाई? शुगर से होता यह है कि जो शुगर है वो मॉइस्चर को रिमूव कर देता है या फिर मॉइस्चर को कम कर देता है। और जब मॉइस्चर कम होगा तो क्या होगा भाई? जो यहां पर बैक्टीरिया है जो कि फूड को स्पॉइल कर सकता है, उसका ग्रोथ कम हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से जो यहां पर आपको स्क्वैशेस हैं, जेलीज हैं, उसमें क्या होगा? शुगर से उसको कवर करके रखा जाएगा। इसके बाद यहां पर अगला क्या है? ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर का यूज करके भी हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हो। यह चीज तो आपने काफी देखी होगी। अगर आपके घर में अचार होगा, पिकल्स होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो ऑयल से कवर्ड रहता है या फिर विनेगर से कवर्ड रहता है। इसका रीजन क्या है? रीजन है कि देखो जो ऑयल है या फिर विनेगर है वो पिकल्स के ऊपर बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने देता, क्योंकि ऑयल या फिर विनेगर का जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में जो बैक्टीरिया है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। इसलिए ऑयल और विनेगर जो है उनको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, इन सब को हम लोग ऑयल या विनेगर की मदद से प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन क्या है? पिकल्स, अचार जो है उनको आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरी तरीके से ऑयल या विनेगर से कवर्ड होते हैं।
इसके बाद क्या है, इसके बाद है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या हुआ, जैसे कि हम लोग अपने घर में देखते हैं कि जो भी फूड आइटम को हमें प्रिजर्व करना होता है कि यार इस खाने को हम लोग शाम में खाएंगे, इस खाने को हम लोग कल सुबह खाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, फूड आइटम्स को फ्रिज में डाल देते हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि जो वो क्लाइमेट है, जो वो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के ऊपर जो बैक्टीरिया है या फिर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप नहीं हो सकते। इस वजह से क्या होता है, हमारा फूड जो है वो फ्रिज में सेफ रहता है, अच्छी तरीके से वो प्रिजर्व्ड रहता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि आप अपने घर में देखते हो कि आपके घर में जो मिल्क आता है, उस मिल्क को, दूध को कंज्यूम करने से पहले उसको बॉईल किया जाता है। क्यों बॉईल करते हैं? क्योंकि बॉइलिंग की वजह से उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक प्रकार से खत्म हो जाते हैं, वो उस टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर पाते, इस वजह से। समझ गए? इसके बाद यहां पर एक और तरीका है, एक और चीज है, वो है पाश्चराइजेशन। ये क्या होता है भाई? ये एक तरीके से मिल्क को प्रिजर्व करने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है, यहां पर मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड पर हीट किया जाता है, मतलब उसको एक तरीके से हीट किया जाता है और उसके बाद उसको सडनली चिल कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। तो आप अपने घर में देखते होंगे जो दूध का पैकेट आता है, जो कि आप मार्केट से खरीद करके लाते हो, वो दूध आपको पैकेट में भी सेफ क्यों होता है, अच्छा क्यों होता है? क्योंकि वो पाश्चराइज्ड होता है। समझ गए? इसकी वजह से उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप नहीं होने पाते और आपका फूड जो है वो अच्छी तरीके से सेफ रहता है। समझ गए? अब यहां पर इस पाश्चराइजेशन से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा और एक प्रकार से वो सेफ रहेगा फूड। ठीक है? ये पाश्चराइजेशन डिस्कवर किसने किया था? लुइस पाश्चर ने किया था। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पाश्चराइजेशन बोलते हैं। पाश्चराइजेशन मतलब क्या? मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक हीट करना और उसको सडनली चिल कर देने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पाश्चराइजेशन बोलते हैं। ठीक है? तो यहां पर आपने देखा कि हॉट और कोल्ड ट्रीटमेंट से हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं, दूध को गर्म करके या फिर दूसरे फूड आइटम को फ्रिज में रख करके कोल्ड ट्रीटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं। इसके बाद यहां पर क्या है, इसके बाद है स्टोरेज एंड पैकिंग। तो यहां पर क्या है कि आप जो लेस खाते हो, कुरकुरे खाते हो, इस प्रकार के जो भी पैकेज्ड फूड आइटम खाते हो, उनमें आप क्या देखते हो कि उनमें आपको एयर टाइट सील्ड पैकेट्स होते हैं। यहां पर क्या होता है, ये एयर टाइट क्यों होते हैं? और साथ ही साथ आप देखते हो कि जो लेस का पैकेट होता है, कुरकुरे का चिप्स का पैकेट होता है, वो फूले हुए होते हैं। क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर दिया जाता है, वहां पर नाइट्रोजन ऐड कर दिया जाता है, उससे वहां पर जो फूड है हमारा स्पॉइल नहीं होगा। साथ ही साथ वो एयर टाइट होते हैं, उससे क्या होगा, कोई भी माइक्रोब उसके अंदर एंटर नहीं करने पाएगा, उससे हमारा जो फूड उसके अंदर प्रेजेंट है वो हमारा प्रिजर्व रहेगा। इस तरीके से भी स्टोरेज और पैकिंग के जरिए भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनसे कि हम लोग फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं। समझ गए? अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, अगला टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था। कहता है कि यू हैव लर्नड अबाउट बैक्टीरिया राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स. रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीज विथ विच इट हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब यहां पर देखो, ये चीज आपने क्लास 7th में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि देखो जो आपको लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स जो होते हैं, ये देखो रूट नोड्यूल्स हैं लेगुमिनस प्लांट के। इन रूट नोड्यूल्स में कौन रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इसका इस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम मेरा ख्याल रखो। इसमें क्या होगा, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड बना करके इस प्लांट को, और ये जो प्लांट है इस बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। समझ गए? अब यहां पर आगे क्या बोलता है? बोलता है कि सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू एक्शन ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कता है, उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कई बार होता है। कहता है कि बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि भाई देखो,
एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन हम लोग लगातार देख रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए क्या हो रहा है, सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड बना दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट है, उसका अमाउंट चेंज नहीं होता है, वो कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन साइकिल चलता है। नाइट्रोजन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, यही चीज कहता है कि आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो भाई नाइट्रोजन हमारे लिए, हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सब नाइट्रोजन कंपाउंड से ही बने हुए होते हैं, नाइट्रोजन का ही बना हुआ होता है। कहता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली ना तो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, ना ही हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं वो ले सकते हैं। हाँ, यहां पर जो हमारा पूरा जो लाइफ सिस्टम है, जो प्लांट्स से एनिमल हैं, उनके शरीर में नाइट्रोजन तो आता कैसे? तो यहां पर इसकी शुरुआत होती है प्लांट से। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को, यानी ऐसे नाइट्रोजन के कंपाउंड जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको सॉइल से वो उठाते हैं, सॉइल से लेते हैं, उससे प्लांट्स को मिलता है और प्लांट्स को जब हम कंज्यूम करते हैं तब हमको नाइट्रोजन मिलता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन हमारे शरीर में या फिर प्लांट के शरीर में पहुंचता है। कहता है कि सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या हुआ भाई? हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इसको प्लांट नहीं ले सकता है, इसको एनिमल भी नहीं ले सकता है। इस नाइट्रोजन को NO2 या फिर इसी प्रकार के दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी करेगा या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया है वो करेगा। वो क्या कर देगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा और फिर इसको प्लांट ले लेगा और उसके बाद प्लांट बॉडी में नाइट्रोजन पहुंच गया, फिर हम प्लांट को खाएंगे तो हमारे शरीर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन हमारे जो एनिमल है, प्लांट है, उनकी बॉडी में पहुंच जाता है और इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो फिर हमारे शरीर से एटमॉस्फेयर में वापस कैसे नाइट्रोजन जाता है, मतलब ये पूरा साइकिल कैसे चलता है, ये चीज जरा सा हम लोग देखते हैं। तो ये देखो है नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले नाइट्रोजन कहां पर प्रेजेंट है भाई? तो हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसको क्या होगा? इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करेगा? इसको नाइट्रोजन कंपाउंड में, सॉइल में डाल देगा, नाइट्रोजन कंपाउंड बना करके। ठीक है, इसके साथ साथ आपने अभी तुरंत पढ़ा कि जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के जरिए भी क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कहां पहुंच गया? हमारे सॉइल में पहुंच गया। सॉइल में पहुंच गया तो फिर नाइट्रोजन को कौन लेगा? जो प्लांट्स हैं वो उस नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेंगे, उस नाइट्रोजन को ले लेंगे। तो प्लांट के शरीर में नाइट्रोजन पहुंच गया, फिर उस प्लांट को हम लोग एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूम कर लेंगे, तो एनिमल्स के शरीर में नाइट्रोजन पहुंच गया और फिर हम जब वेस्ट मटेरियल जनरेट करेंगे या फिर हम लोग जो हैं, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, तब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या फिर नाइट्रोजन है वो वापस से सॉइल में पहुंच जाएगा और इस प्रकार से वापस सॉइल में जब नाइट्रोजन पहुंच गया तो उसके बाद कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये पूरा साइकिल यहां पर चलते रहता है और हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। समझ गए? आगे यही चीज कहता है कि when plants and animals die, bacteria and fungi present in soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again. Certain other bacteria convert some part of them into nitrogenous gas which goes back into the atmosphere. As a result of the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर देखो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।